समझ गए बच्चों। बच्चों अभी तक अपने चर्चा जो की थी वो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में इथेन के बारे में अपन ने बात की थी, प्रोपेन के बारे में अपन ने बात की थी, और नेक्स्ट क्या था भाई, ब्यूटेन। ब्यूटेन के कन्फर्मर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ब्यूटेन के हम कन्फर्मर्स बना सकते हैं, किस बॉन्ड को रोटेट करके हम ये काम कर सकते हैं। तो जरा याद करो फटाफट से कितने कन्फर्मर्स बने थे ब्यूटेन के, बोलो बोलो। तो बेसिकली देर आर फोर कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, आपको याद होगा, एक था फुल्ली इक्लिप्स्ड, दूसरा था पार्शियली इक्लिप्स्ड, तीसरा था स्टैगर्ड में गॉस फॉर्म, और एक था एंटी फॉर्म। क्लियर? तो आपको ये चार इंपॉर्टेंट कन्फर्मर्स ब्यूटेन के जो है वो पता होने चाहिए। क्लियर? तो जो नेक्स्ट जो हम कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में बात करेंगे बच्चों, वो रहेगा साइक्लोहेक्सेन। आपने बहुत बार जो है साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर इस तरह से जैसे मैंने बना रखा है वैसा देखा होगा। इनफैक्ट हम यही स्ट्रक्चर बनाने थे, यही कन्वीनियंट होता है। लेकिन एक्चुअली में आज आपको पता चलेगा भाई कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है ना वो इस स्ट्रक्चर में नहीं एग्जिस्ट करता। साइक्लोहेक्सेन जो है वो इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। अब सर ये नया क्या ले आया, पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो गया, अभी तक हमें ये नहीं पता था। एक्चुअली बच्चों क्या होता है ना कि जो मोस्टली एग्जामिनेशन में या बुक्स में या कहीं पर भी जो साइक्लोहेक्सेन लिखा होता है वो इसी फॉर्म में लिखा होता है। तो अपन थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको ऐसे ही लेके चलते हैं ताकि आपको कुछ अलग ना लगे। लेकिन अगर पर्टिकुलरली जब अपन बात करते हैं कि यार एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो दिमाग में एक सवाल आता है कि सर ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि यार एक बात बताओ मेरे को कि क्या इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना है, चलो आप बताओ जरा। तो अगर आप एंगल देखेंगे इन दोनों के बीच में तो यहाँ पर एंगल जो है इतना तो कंफर्म है कि ये 109 डिग्री 28 मिनट तो नहीं है कि नहीं? क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ 109 डिग्री 28 मिनट्स, क्योंकि ये कार्बन जो है वो क्या है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो यहाँ पर जो है इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था सारे जो बॉन्ड्स का वो होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर तो आपने कुछ और बॉन्ड एंगल ही दिखा रखा है। तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो क्या करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या मैं बोलूँ कि उसकी जो एक्चुअल ज्योमेट्री है उसको अटेन करने के लिए वो इस चेयर कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो मतलब वैसे तो जनरली क्या होता है कि यार यहाँ पर बाकी सारे जैसे कि 3 मेंबरिंग, 4 मेंबरिंग, 5 मेंबरिंग, इनमें तो ये सब पॉसिबल है नहीं, चेयर कन्फर्मेशन वगैरह, है ना। सिर्फ 6 मेंबर में ही ये बात पॉसिबल होती है। क्लियर? तो 3 मेंबर रिंग की भी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको पता है कि बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, बट आपने कर कितना रखा है 60 डिग्री। तो इस 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन भी है भैया, बहुत सारा स्ट्रेन है इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रेन है इसके अंदर, 49 डिग्री 28 मिनट्स का स्ट्रेन है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट आपने कर रखा है कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी क्या है, स्ट्रेन है कितना 19 डिग्री 28 मिनट्स। यहाँ पर भी जो है बॉन्ड एंगल अगर बात की जाए तो यहाँ पर होना चाहिए था कितना 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट आपने जो बॉन्ड एंगल का रखा है वो कितना है 108 डिग्री। तो 108 डिग्री, तो 108 में यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेन अगर देखा जाए तो 1 डिग्री 28 मिनट्स का है ना। लेकिन ये जो नेक्स्ट जो साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर 5 मेंबरिंग बनती है, बेसिकली ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, चेयर कन्फर्मेशन के अंदर। और चेन कन्फर्मेशन के अंदर जो इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है ना वो एग्जैक्टली कितना हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्लियर? और यहाँ पर जो है बॉन्ड एंगल कितना हो गया साइक्लोहेक्सेन का 109 डिग्री 28 मिनट, जिसके अंदर कोई भी स्ट्रेन नहीं है। तो स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए ये जो है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर अपन एक बात लिख देंगे, एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म विच हैज बॉन्ड एंगल इक्वल्स टू 109 डिग्री 28 मिनट्स। इट एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म having bond angle equals to 109 डिग्री 28 मिनट्स। आ रही है बात समझ में आपको? तो हालांकि आप कभी भी ऐसा मतलब बनाएंगे नहीं, आप बनाएंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर ही आपको हर जगह यही दे रखा होगा। बस मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि एक्चुअली में साइक्लोहेक्सेन में क्या चीज़ें जो है वो अपने को कंसिडरेशन में लेनी होती है। क्लियर? तो इसी को हम आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स यहाँ पर बन सकते हैं और अपने लिए कौन कौन से कन्फर्मर्स जो है इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको रिंग की स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो पहले भी लिखवा ही चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग कौन सी होती है भैया, 6 मेंबर रिंग। 5 से ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, 6 से। इनफैक्ट 7 से भी ज़्यादा स्टेबल कौन है, 6 मेंबर रिंग है। और अगर 3, 4, 5, 6 में भी अगर कंपेयर करें तो ये रिंग साइज का ऑर्डर रहता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये जो है ये अपन कई बार अप्लाई भी कर चुके हैं और आप लोग जो है इसको ध्यान में भी रखेंगे। हाँ कि ना? तो भाई अब डिफरेंट कन्फर्मर्स पढ़ते हैं साइक्लोहेक्सेन्स के।
क्लियर? कौन कौन से कन्फर्मर्स हैं? साइक्लोहेक्सेन exist in 4 different forms। मैंने तो आपको जो है मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो थी उसमें वही बताई है, बट ये और भी कई फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे पहली फॉर्म जो है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा? अभी जैसा अपन ने देखा था इस तरह का स्ट्रक्चर होता है चेयर कंफर्मेशन का। दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है कौन सा? बोट फॉर्म। बोट, हाँ, जो आप सोच रहे हो वही बोट है ये बोट दरअसल इस तरह की है ना, एकदम साधारण सी बोट है ये। तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो है आधी चेयर। आधी चेयर मतलब हाफ चेयर फॉर्म। ठीक है? हाफ चेयर फॉर्म कैसी होती है? ऐसी होती है ना, हाफ चेयर फॉर्म। देख लो, अब 6 कार्बन एटम्स है और वो इस तरह से आपस में अरेंज रहेंगे। ठीक। लास्ट इज ट्विस्ट बोट फॉर्म। ट्विस्ट बोट फॉर्म। क्लियर? ट्विस्ट बोट जो होता है भाई वो ऐसा होता है। क्लियर? ये वाला जो बॉन्ड है ना, मतलब आप ऐसे मत समझिए बीच में कार्बन एटम्स है, ये दोनों इस तरह से आ रहे हैं ना, दोनों अलग अलग प्लेन में है। अगर मैं बात करूं तो ये इस तरह से होती है ट्विस्ट बोट फॉर्म। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। इनका स्टेबिलिटी जो ऑर्डर है वो ध्यान से याद रखिएगा। मतलब कई बार सवाल तो बेसिक सवाल अगर आता है तो इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर में आ जाता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कंफर्मेशन है इसमें वो होता है अपना कौन सा? चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म जो है भैया वो क्या है? सबसे ज़्यादा फॉर्म है, स्टेबल है। फिर आता है ट्विस्ट बोट। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया जाता है। अपने को वो सब याद नहीं रखना, अपने को बस उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर ध्यान में रखना है। चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोट, बोट फॉर्म और हाफ चेयर। क्लियर? अगर आपसे एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा कि चेयर फॉर्म की एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। ट्विस्ट बोट की फिर उससे ज़्यादा, फिर बोट और फिर हाफ चेयर की एनर्जी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है बच्चों? हाफ चेयर फॉर्म है। और सबसे स्टेबल कौन सा है? चेयर कंफर्मेशन है। अपने को थोड़ा बहुत जो जानना रहेगा वो चेयर कंफर्मेशन के बारे में जानना है, और बहुत मामूली सा जानना है किसके बारे में? बोट फॉर्म के बारे में। क्लियर? आपने देखा होगा बहुत बार कि इसके तो सवाल ज़्यादा बनते नहीं है, बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि चेयर कंफर्मेशन में एक्चुअली होता क्या है और किन बातों को अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर? तो पहले अपन थोड़ा सा बोट फॉर्म के बारे में जान लेते हैं कि बोट फॉर्म क्या है। तो नेक्स्ट जो है बच्चों अपना वो क्या है? बोट फॉर्म, है ना। तो बोट फॉर्म क्यों अनस्टेबल है चेयर कंफर्मेशन से? इट इज बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन्स लगे हुए होंगे ना, ये इस तरह से हाइड्रोजन्स, इन दो हाइड्रोजन को अपन नाम देते हैं। नाम क्या देते हैं? इन दो हाइड्रोजन्स को अपन बोलते हैं क्या? फ्लैग पोल हाइड्रोजन। फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स। क्लियर? तो इन दोनों हाइड्रोजन, दोनों फ्लैग पोल, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है? एक तरह का रिपल्शन होता है। तो ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन फ्लैग पोल, सॉरी, repulsion between flagpole hydrogens, due to repulsion between flagpole hydrogens, boat conformation या is boat conformation is unstable। बस आपसे अगर कोई पूछे कि बोट कन्फर्मेशन क्यों अनस्टेबल है तो आप जवाब दे देना, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स दिस बोट कन्फर्मेशन इज अनस्टेबल। क्लियर? नेक्स्ट फिर बात करते हैं अपन चेयर कन्फर्मेशन की। चेयर कन्फर्मेशन, चेयर कन्फर्मेशन देखो बच्चों। चेयर कन्फर्मेशन में क्या होता है? इन चेयर कन्फर्मेशन, जैसा मैंने आपको बताया था कि इन चेयर कन्फर्मेशन, क्या बताया था मैंने आपको कि इसमें जो कार्बन होता है अपनी 109 डिग्री 28 मिनट्स का जो बॉन्ड एंगल होता है वो मेंटेन करके रखता है। तो इन चेयर कन्फर्मेशन ऑल कार्बन एटम्स मेंटेन मेंटेन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।
ऑल कार्बन एटम मेंटेन्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, देयरफॉर इट इज मोर स्टेबल, देयरफॉर इट इज मोर स्टेबल। क्लियर? तो ये आपसे पूछे कि कोई भैया चेन कंफर्मेशन को ज़्यादा स्टेबल है, तो आप बोल दीजिएगा कि वहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर? तो अब ये जो रिंग बनाई थी ना मैंने बेटा, वो जो है वो एक तरह का और बिहेवियर दिखा सकती है कि वो रिंग जो है वो फ्लिप हो जाती है, और ये काम रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। रिंग फ्लिप, रिंग फ्लिप कैसे होती है? जैसे ये दो ऊपर आपको इस तरह से दिख रहे हैं, आप क्या करो, इसको ऐसे कर दो। समझ पा रहे हो मेरी बात? इसको ऐसे से कर देंगे अपन, तो जो है आपका ये वाला जो बॉन्ड होगा वो इस तरह से चला जाएगा, और ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये क्या हो गई? आपके रिंग फ्लिप हो गई। आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिंग फ्लिपिंग। क्लियर? तो रिंग फ्लिपिंग होने से क्या होता है वहां पर, मैं आपको बताता हूँ कि अपने को कौन से दो पैरामीटर्स को कंसिडर करना है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, दो तरह के हाइड्रोजन है भैया इन चेयर कंफर्मेशन। एक होता है अपना कौन सा? एक्सियल हाइड्रोजन, और एक होता है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। क्लियर? तो पहला है अपने पास कौन सा? एक्सियल हाइड्रोजन, और दूसरा होता है कौन सा? इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। दोनों किस तरह से बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए, कि बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, एक है एक्सियल हाइड्रोजन और दूसरा है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। तो इसको अपन डिटेल से समझते हैं कि कौन सा एक्सियल है, कौन सा इक्वेटोरियल है। तो भैया बढ़िया सा अपन ने क्या बना लिया है? चेयर कन्फर्मेशन। आपको पता है कि हर एक कार्बन से दो हाइड्रोजन एसोसिएटेड रहेंगे, है ना? तो इस तरह से मैंने हर एक कार्बन से दो हाइड्रोजन यहाँ पर बना के दिखा दिया आपको। क्लियर? हाँ कि ना? तो अब जो ये दिख रहा है ना आपको वर्टिकली जो लाइन दिख रही है, ये होता है आपका एक्सियल। ये वाला हाइड्रोजन है इक्वेटोरियल। अगेन ये वाला कौन सा है? इक्वेटोरियल। ये कौन सा है? एक्सियल। ये कौन सा है? इक्वेटोरियल। ये भी कौन सा है? इक्वेटोरियल। ये कौन सा है? एक्सियल। ये कौन सा है? एक्सियल। और अंदर वाले हाइड्रोजन आप ध्यान रखेंगे क्या होते हैं? एक्सियल्स होते हैं, और ये वाले हाइड्रोजन क्या होते हैं? इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होते हैं। तो इस तरह से दो पोजिशन यहाँ पर दे रखिए, ए से अंदर आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि अंदर वाले जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं? आपके एक्सियल होते हैं, और जो बाहर निकल रहे होते हैं इन दो कार्बन एटम्स के करस्पॉन्डिंग, जो बाहर निकलने वाले जो हाइड्रोजन है बच्चों वो क्या है? आपके इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है। हाँ कि ना? ए स्टैंड्स फॉर एक्सियल एंड ई स्टैंड्स फॉर इक्वेटोरियल। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर जैसे मैंने बोला कि एक चेयर कन्फर्मेशन दूसरे चेयर कन्फर्मेशन में फ्लिप करने लगता है, तो वैसे ही जैसे आप अगर फ्लिपिंग करोगे तो आपका जो एक्सियल हाइड्रोजन है बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? इक्वेटोरियल के अंदर। और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? एक्सियल के अंदर, है ना? तो एक बात यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, एट रूम टेम्परेचर आपको जितनी बातें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बस उतनी ही ध्यान में रखें, वो भी मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे सवालों के माध्यम से आपको मैं सिखाता जाऊंगा। एट रूम टेम्परेचर वन चेयर फॉर्म्स flips one chair form flips into another chair form, another chair form, and during flipping and during flipping axial bond converts axial bond converts into equatorial axial bond converts into equatorial bond, and equatorial bond converts into axial bond। क्लियर? कि एक्सियल कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? इक्वेटोरियल के अंदर, और इक्वेटोरियल कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? एक्सियल के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने क्या किया कि भैया इस कार्बन को दबोच लिया, इस कार्बन को दबोच लिया, तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला जैसे कि हाइड्रोजन है तो इसको मैंने नाम दे दिया एच ए। तो बच्चों बताओ जरा इसका नाम क्या होगा? एच ई नाम होगा। तो हमने क्या किया? इस रिंग को फ्लिप किया। फ्लिप करेंगे तो भैया आपको जैसे मैंने सिखाया था कि यहाँ पर फ्लिपिंग किस तरह से की जाती है, यहाँ पर ये इस तरह से, ये दो चार बार बनाओगे तो आपको भी आने लगेगा। यहाँ पर ये इस तरह से,
समझे? तो यहाँ पर जो ये वाला जो था ये क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, जैसे कि इसको मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इंस्टेड ऑफ एक्सेल इक्वेटोरियल पोजीशन तो आप जान ही देते हो कि ये वाला है, मान लो कि H1 और ये है अपना H2। तो जब आप फ्लिपिंग करेंगे तो H1 यहाँ आ जाएगा और ये H2 जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा। आपको बस ध्यान में रखना है कि एक्सियल बिकम्स इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल बिकम्स एक्सियल। क्लियर? तो ये फ्लिपिंग के दौरान ये काम होता है। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस जैसे किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी देखना जरूरी है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं फिर कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ या कन्फर्मेशन ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मेशन ऑफ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मर। जैसे बच्चों मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए ना, तो आप ऐसे बना सकते हो। जैसे यहाँ पर ये है आपके पास, वहाँ पर साइक्लोहेक्सेन में तो क्या होता है कि दोनों हाइड्रोजन ही होते हैं। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा, एक कार्बन पर एक मिथाइल है और इस तरह से ये हाइड्रोजन बना दिया। तो जब मैंने इसका फ्लिप करवाया ना यार, तो फ्लिप करवाने पर हुआ क्या कि ये वाला बॉन्ड तो आपका क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा अजीब बन गया, आप देख लेना, समझ जाना ना। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इसको फ्लिप करूँगा तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये मिथाइल जो एक्सियल पर था ये कहाँ आ जाएगा, आपका इक्वेटोरियल पर आ जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर एक बात समझने वाली होती है। बात क्या है कि जैसे यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर्स बनाया तो ये बाकी जो हाइड्रोजन रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे, हाँ कि ना। और यहाँ पर जैसे आप अगर स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ रहेगा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर है। समझ में आ रही है बात? और इसको नहीं बनाते अपन, हम जो है जैसे कि यहाँ पर था एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अंदर की तरफ। क्लियर? तो और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जो है वो अंदर की तरफ। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो ऊपर की तरफ आ रहे हो, यहाँ पर ये मिथाइल है, यहाँ पर भी ये मिथाइल है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो होता क्या है यहाँ पर बच्चों कि इस हाइड्रोजन और इस मिथाइल के अंदर जो है एक तरह से रिपल्शन होता है, जो कि जब ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाता है तो उसका रिपल्शन का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बिकॉज क्या हो गई, डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ गई तो अब क्या होगा, रिपल्शन जो होगा वो कम होगा। रिपल्शन कम होने की वजह से यहाँ पर ध्यान रखना कि मिथाइल जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहना पसंद करता है इन कंपैरिजन टू एक्सियल पोजीशन ड्यू टू 1315 रिपल्शन। 1315 का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 वाला कार्बन एटम है, ये 4 वाला है और ये 5 वाला है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन पर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, फर्स्ट पर मिथाइल है, थर्ड पर ये हाइड्रोजन है और फिफ्थ पर ये हाइड्रोजन है। तो 1 3 और 1 5 रिपल्शन का मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक्सियल पोजीशन पर क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है। क्लियर? तो यहाँ पर रिपल्शन अगर ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और जब वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर चला जाता है तो वहां पर रिपल्शन रिलेटिवली कम हो जाता है। इस वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहना वो ज़्यादा पसंद करता है इन कंपैरिजन टू एक्सियल पोजीशन। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान रखें कि मिथाइल ग्रुप होगा या कोई भी बल्कि ग्रुप होता है तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहना ज़्यादा पसंद करता है ना। तो इसका अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये मैंने रिवर्सिबल से एरो से दिखाया हुआ है, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम पर रहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी किसका अमाउंट डोमिनेटिंग करेगा ये अपन डिसाइड कर लेंगे। तो इस रिएक्शन का या इस रिवर्सिबल रिएक्शन का या इस प्रोसेस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट इज ग्रेटर देन 1, बिकॉज मिथाइल जो है वो प्रोडक्ट साइड में क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, और प्रोडक्ट साइड में इक्वेटोरियल पोजीशन पर है तो मतलब कि वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है तो उसका अमाउंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर हो रही है बात आपको? तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये थी कि मिथाइल विल टेंड टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन इन कंपैरिजन टू एक्सियल पोजीशन। क्लियर? तो यहाँ पर अपन एक बात लिख देते हैं, 1 3 एंड 1 5 रिपल्शन is more which makes it which makes it unstable. Whereas in case of this form, 1 3 and 1 5 repulsion, 1 3 and 1 5 repulsion is less in comparison to in comparison to uh,
in comparison to first structure is less in comparison to first structure, and that's why it is more stable. Clear? It is more stable. क्लियर? तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भाई अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है तो इट विल टेंड टू ऑक्यूपाई दिस इक्वेटोरियल पोजीशन इंस्टेड ऑफ दिस एक्सियल पोजीशन. ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना? तो जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत फेमस क्वेश्चन है, विच राइट ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस या फॉलोइंग इक्विलिब्रियम. राइट order of k equilibrium of following equilibrium. क्लियर? तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने आपको यहाँ पर बनाए हैं, जैसे कि जनरल बना देता हूँ, बार बार बनाना नहीं पड़े. ये जी ग्रुप है भैया, एक्सियल पोजीशन पर लगा हुआ है, और यहाँ पर जैसे आपने इस रिंग को क्या किया, फ्लिप किया, तो ये फ्लिप जो है ये इस तरह से होगा, और यहाँ पर ये जी चला जाएगा कहाँ पर, इक्वेटोरियल पर, ये एच चला जाएगा कहाँ पर, एक्सियल पर. क्लियर? तो इस रिएक्शन का या इस इक्विलिब्रियम, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है, के इक्विलिब्रियम है. अब मैंने क्या किया है कि जी ग्रुप को वेरी करवा दिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जी ग्रुप्स लगा दिए मैंने. क्लियर? तो यहाँ पर मैंने के इक्विलिब्रियम का डेटा लिख दिया. तो अब मानो जरा कि जी ग्रुप्स अगर मान लो CH3 है, जी ग्रुप अगर C2H5 है, जी ग्रुप अगर प्रोपाइल जैसा कुछ है, मतलब 3 कार्बन एटम्स हैं, या फिर जी ग्रुप अगर टर्शियरी ब्यूटाइल है. तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस डायरेक्शन में आपको ले जाना चाहता हूँ, कि भाई जितना बल्कि ग्रुप होगा उतना ही तो क्या होगा, 1315 रिपल्शन ज़्यादा होगा. तो जितना 1315 रिपल्शन ज़्यादा होगा उतना ही उसकी इच्छा एक्सियल पर रहने की क्या होगी, कम होगी. तो कहाँ पर इच्छा होगी ज़्यादा रहने की, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, बिकॉज ऑफ लेस रिपल्शन. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ऑर्डर बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो वहाँ पर वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन ही ऑक्यूपाई करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए. टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या ऑक्यूपाई करेगा, हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन. और मिथाइल के केस में रिलेटिवली हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत एक्सियल बना ले, बिकॉज इट इज स्मॉलर ग्रुप, है ना. तो होंगे सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 ही, लेकिन इनका रिलेटिव ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा आपका, K4 ग्रेटर देन K3 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K1. क्लियर? अब रीजन क्या लिख देंगे अपन, एज साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, as size of alkyl group increases, uh, therefore 1,3 and 1,5 repulsion, 1,3 and 1,5 interactions या repulsions also increases. Size of alkyl group बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, therefore alkyl group and hence alkyl group will have to occupy equatorial positions. बात समझ में आई? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप अगर बढ़ता है तो वहाँ पर 1315 रिपल्शन बढ़ते हैं, और इस कारण से एक्सियल पर रहना वो पसंद नहीं करते हैं. वो कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशंस पर रहना पसंद करते हैं. क्लियर? तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक सवाल इस पर बनता है. नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर एक सिस ट्रांस करना भी सिखा देता हूँ कि भाई सिस ट्रांस इन चेयर कन्फर्मेशन कैसे करते हैं. कई बार इसमें भी गड़बड़ हो जाती है. देखो बच्चों, मैं एक छोटे छोटे पॉइंट्स आपको सिखा रहा हूँ, है ना. तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये है, क्लियर है, कि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस में कन्वर्ट करा सकूँ. ठीक है? मैंने जो है चेयर कंफर्मेशन के बारे में जो है अपन बात करेंगे कभी मौका मिला तो, है ना. कि लेकिन अभी जो है आप इम्पोर्टेंट अपने लिए ये है कि हम क्वेश्चंस बनाते रहें, और धीरे धीरे जब अपने सवाल बनते जाएँ तो अपने को चीज़ें ऑटोमेटिकली फिर वहाँ पर क्लियर होती जाएगी. क्लियर? तो आप लोग बस जिन बातों को मैंने सिखाया है आप उस पर फोकस करें, उसी को सीखें. ठीक है? क्योंकि बहुत रेयरली कभी कभार ही जेई में इस पर बेस्ड सवाल आया है,
ज़्यादा से ज़्यादा अगर सवाल पूछा करते हैं तो वो फिर कन्वर्जन होता है एक दूसरे प्रोजेक्शंस में, ज़्यादा इसमें डिटेल में बात की नहीं जाती है। क्लियर? तो अपने को उतना ही समझना है और थोड़ा एक्स्ट्रा जाना है ताकि अपन सेफ साइड रहें। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सिस ट्रांस कैसे करना है बच्चों आपको चेयर कन्फर्मेशन के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि हमने क्या बना लिया, एक चेयर कन्फर्मेशन बना लिया। मैं आपको एक बार पोजीशंस वापस से मेंशन कर देता हूँ कि ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये भी एक्सियल है, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, और ये इक्वेटोरियल है, और ये एक्सियल है। जैसा अपना तय हुआ था कि अंदर वाली पोजीशन क्या होगी, एक्सियल होगी, और बाहर वाली पोजीशन क्या होगी, इक्वेटोरियल होगी। क्लियर? तो ये क्या है आपके पास, एक्सियल इक्वेटोरियल का मैंने मामला बता दिया आपको। अब इस एक्सियल इक्वेटोरियल को मैं एक और तरीके से समझना चाहता हूँ। कैसे? कि एक्सियल वाली पोजीशन यहाँ पर ऊपर है, तो इस ऊपर वाली पोजीशन को मैंने यू लिख दिया। इक्वेटोरियल वाली पोजीशन क्या है, नीचे है, तो इसको मैंने एल लिख दिया, लोअर। और ये वाली वापस ऊपर है तो इसको यू लिख दिया, ये वाले नीचे है तो इसको एल लिख दिया। यहाँ पर ये ऊपर है तो इसको अपर लिख दिया, यहाँ पर ये नीचे है तो इसको एल लिख दिया। यहाँ पर ये ऊपर है तो इसको अपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया। अरे बात समझ में? यहाँ पर ये ऊपर हो गया, यहाँ पर ये लोअर हो गया, यहाँ पर ये ऊपर हो गया, यहाँ पर ये लोअर हो गया। तो यू का मतलब क्या है बच्चों, अपर पोजीशन, और एल का मतलब क्या है, लोअर पोजीशन। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कार्बन पर कौन सी पोजीशन अपर है, कौन सी पोजीशन लोअर है। समझ में आ रही बात? अब देखो, अगर बोथ ग्रुप्स, अगर मान लो कोई भी दो ग्रुप हैं, बोथ ग्रुप्स आर लोअर और अपर, अगर दोनों ग्रुप लोअर हुए या फिर अपर हुए, या लोअर या अपर हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस। अगर बोथ ग्रुप, मतलब बोथ नहीं, अब वन वन ग्रुप अपर, यानी कि वन अपर और एंड वन लोअर, अगर ऐसा हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। अगर दोनों ग्रुप्स ऊपर हुए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। अगर दोनों ग्रुप्स लोअर हुए तो भी उसको अपन क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। अगर एक ग्रुप अपर हुआ, एक ग्रुप लोअर हुआ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। क्लियर? तो आप जैसे कि समझे जरा ध्यान से, कि मैं आपको एक दो स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। जैसे बताओ जरा भाई, ये क्या होगा, सिस होगा कि ट्रांस होगा? ध्यान देना सब लोग, कि यहाँ पर ये मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक मिथाइल लगा हुआ है। और सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मान लो कि अपना टर्शियरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है टर्शियरी ब्यूटाइल लगा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाली पोजीशन कौन सी अपर है, ये वाली पोजीशन कौन सी है, लोअर है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन लोअर पर होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, अपर होगा। तो अपर एंड लोअर है, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, ट्रांस हो गया। समझे? और यहाँ पर ये वाला ग्रुप क्या है भाई, लोअर है, और ये वाला ग्रुप भी क्या है, लोअर है। तो बोथ लोअर, क्योंकि हाइड्रोजन जो लगे हुए रहेंगे वो क्या रहेंगे, इस तरह से रहेंगे। तो बोथ लोअर, तो ये भी क्या हो गया आपका, सिस हो गया। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो सिस ट्रांस करना सीख गए आप लोग, किस तरह से यहाँ पर अपन सिस ट्रांस करेंगे। चलिए, एक सवाल मैं आपको देता हूँ, आप खुद सोचिएगा। अमंग द फॉलोइंग among the following structures, या among the structures shown below, which has lowest potential energy? Which has lowest potential energy? आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, आपको बच्चों बताना है कि इनमें से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसकी कम होगी, है ना। आप जानते हैं एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्लियर? तो आप चेयर कन्फर्मेशन आपको मिले हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ मिथाइल ग्रुप्स भी लगा दिए हैं। आपको बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। तो बी वाला ऑप्शन जो है बोट कन्फर्मेशन है भाई, कंफ्यूज ना होना, सर ये कौन सी चेयर बना दिया आपने। ठीक है, ई ई सॉरी, ई। बताया जाए,
तो पहले तो चेयर कंफर्मेशन आइडेंटिफाई कर लें कौन कौन से चेयर हैं। ये वाला चेयर है, ये वाला चेयर है, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, बोट है अपना। और ये कौन सा है, हाफ चेयर। भैया इसके जीवन में तो स्टेबिलिटी के सवाल ही नहीं पैदा होता। हाफ चेयर आर दी अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स। तो बोट हटा दो, हाफ चेयर हटा दो, बचा ए और सी में। तो ए और सी में कैसे कंपेयर करेंगे, फिर यहाँ पर देखते हो आपकी कितने ग्रुप्स यहाँ पर इक्वेटोरियल पर है, कितने ग्रुप्स यहाँ पर एक्सियल पर है। जैसे कि ये वाली पोजीशन एक्सियल है, ये वाली इक्वेटोरियल है, ये वाली इक्वेटोरियल है, यहाँ पर ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है और ये भी इक्वेटोरियल है। तो आप देख सकते हैं कि सी वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर तीनों पोजीशंस इक्वेटोरियल पर है और मिथाइल ग्रुप्स विल टेंड टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू देयर बल्कीनेस या ड्यू टू 1315 रिपल्शंस। क्लियर। तो यहाँ पर ए के अंदर जो है ये वाला मिथाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर है, तो इसके रिलेटिव हमेशा क्या होगा कि सी वाला स्ट्रक्चर ही ज़्यादा स्टेबल होगा एंड दैट्स व्हाई इट हैज़ लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। देयर आंसर विल बी सी ओनली। क्लियर बच्चों। तो ये सारी बातें थी जहाँ पर हमने कुछ चेयर कंफर्मेशन के बारे में सीखा। साइक्लोहेक्सेन का चेयर कंफर्मेशन क्या होता है। आप छोटी छोटी चीज़ें पहले सीखें, फिर मैं आपको इसकी और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन कितना करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो जो मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ आप उनके नोट्स बनाते जाइए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा, आपको वो करने हैं। धीरे 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 करते करते अपन ये पूरा जो कंफर्मेशन का जितना भी पार्ट है वो सारा खत्म कर देंगे। और जैसे कि कुछ बच्चों को परेशानी होती है कि भाई सर वो कन्वर्जन नहीं आता, हमें फिशर को सौ हॉर्स में कैसे कन्वर्ट करें या वेज डैश में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए भी मैं आपको एक यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने आपको सिखा दिया है, सौ हॉर्स भी न्यूमन भी। अब मैं आपको कन्वर्जन और फिशर प्रोजेक्शन भी एक सिखा दूंगा। क्लियर। तो कुछ फिर अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना पार्ट आप लोग पक्का करके रखिएगा कि बाद में मैं ये बोलूँ कि देख बेटा मैंने वो बात बताई थी, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो या वहाँ पर आप ऐसा ना हो कि सर हमें पता नहीं है। क्लियर। तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि जो भी मैं आपको वीडियोस में दे रहा हूँ आप उसको कंठस्थ करके रखेंगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। क्लियर है बच्चों। थैंक यू सो मच।